फाइन। तो देखो आज की क्लास में हम लोग ना एज यूजुअल 4 टॉपिक पे बात करेंगे, 45, 46, 47, 48। 45 क्या है? डिफेमेटरी इनक्रिमिनेटरी स्पीचेस शुड ओनली बी एक्सपंज्ड। देखो पार्लियामेंट में ना जब डिस्कशन किया आता है तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो मेंबर बोल देते हैं, बट वो वर्ड्स ठीक नहीं है और उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। और हम जानते हैं कि आर्टिकल 105 जिसके अंतर्गत जो एमपीज है उसके पास पूरा पावर है कि वो अपना 4 दीवारी के अंदर कुछ भी बोल सकता है। उसके लिए इस वजह से उसको कोर्ट में घसीटा नहीं जाएगा क्योंकि पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो कि आर्टिकल 105 के हिसाब से मिलता है एमपीज लोग को। मगर ये दिक्कत है, इस बार ये हुआ स्टूडेंट, इस बार देखो केस क्या हुआ कि प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ जो कि एनुअली होता है ना, एनुअली फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हो रहा होता है ये सब चीज़, या साल का स्टार्टिंग बजट सेशन में हो रहा होता है। तो प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद ये ड्यूटी था कि दोनों हाउस में डिस्कशन चले। ये डिस्कशन के टाइम में बहुत सारे डेरोगेटरी वर्ड्स यानी कि जो अपमानजनक शब्द है वो अपोजिशन पार्टी ने कहा ऐसा, तो इसलिए ये विषय आया है और हम देखेंगे क्या पास्ट में ऐसा हो चुका है। विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। उसके बाद देखो 46 देखो, यस इंडिया का जो एनडीआरएफ टीम है गजब कर दिखाया है टर्की और सीरिया में, है ना, बहुत ही अपलोड मिल रहा है। केवल टर्की से नहीं, वर्ल्ड ही बहुत अपलोड कर रहा है। आखिर क्या रीज़न है कि हम इतना सक्षम है बाहर जाके ऑपरेशन करने में? तो देखते हो हमारा ऑपरेशन बाहर बहुत अच्छा रहा। इस बार ऑपरेशन गंगा कर दिए, है ना, सूडान में ऑपरेशन संकट मोचक किए थे, यमन में किए थे, है ना। एक मूवी भी आया था अक्षय कुमार का एयरलिफ्ट का, यमन वाला ही था ना वो। तो एक तो देखो हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो भी बेहतरीन काम करता है इस चीज़ के लिए। दूसरी बड़ी बात है कि हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है और तीसरी बात है कि एनडीआरएफ टीम बहुत स्ट्रांग है हमारा। तो ये सब चीज़ हमारा पॉजिटिव है। हाँ, कुछ लू फॉल्स भी है, वो भी समझेंगे इस एडिटोरियल में। उसका देखो 47 जो कि नीति आयोग का जो सीईओ है अभी प्रेजेंट, उसने लिखा है 47 कि मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं ना वो काफ़ी अच्छे मतलब फ्लरिश हो रहे हैं। अब देखो कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं है स्टूडेंट के मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है, बात समझे। मिडिल क्लास का डेफिनेशन कहीं पे भी तय नहीं है, बट आमतौर पे लोग कहते हैं कि 5 लाख से लेके जो लगभग 20-25 लाख तक या 40 लाख तक कमाए वो सब क्या है तुम्हारा पर ईयर, वो मिडिल क्लास होते हैं। 5 लाख से लेके 40 लाख का कुछ रेंज है, बट ये सैक्रोसेंट नहीं है ये रेंज भी। तो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है कि मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा हुआ है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब मिडिल क्लास वाला लोग भी फील करता है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का चीज़ फील करता है, उसका भी जो डेवलप। अब हमको नहीं लगता है कि मिडिल क्लास में और अपर क्लास में कोई रिसोर्सेज को लेके या नॉलेज को लेके कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ऐसा। हाँ, डाउन ट्रोडन तो अभी भी दिक्कत में ही है, बट मिडिल क्लास देखो हमारे क्लास में जितने ही बैठे हैं सब मिडिल क्लास से ही हैं, इफ़ आई एम करेक्ट, मिडिल क्लास से ही आते होंगे। मगर देखो तुम एकदम बहुत अमीर हाईफाई आदमी से मिलो और तुम अपने आप से मिलो तो तुमको ज़्यादा डिफरेंस तो समझ में नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस, एसेस ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सरकार को श्रेय जाता है, वही चीज़ समझेंगे हम लोग। एंड 48 देखो मिलेट्स है ना, जिसको श्री अन्ना का इस बार डेजिग्नेशन दिया गया है, करेक्ट। तो एक समय में बहुत खपत था इसका, बाजरा ज्वार रागी जो है एक समय में बहुत खपत था, 25% खपत था और अभी देखो 6% खपत है, तो घटा है। एक तरफ हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत फायदा हुआ है व्हीट और राइस को, एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना होगा स्टूडेंट कि मिलेट्स को दिक्कत हुआ है। समझ में आ गया ना? और तो समझ में आ गया, तो चलो क्लास आगे बढ़ाते हैं। 45 ये जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशंस, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये हिंदू पेपर में आया था स्टूडेंट 14 फरवरी को, समझ गया ना, 14 फेब को आया था ये। तो समझते हैं कि मामला क्या है। आखिर हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ स्पीचेस का बात क्यों है? एक्सपंज करना मतलब क्या होता है, स्पीच को हटा देना। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड क्या है तुम्हारा डेरोगेटरी है, यानी कि अपमानजनक है, डिफेमेशन वाला चीज है। देखो 2 शब्द होते हैं, ऊपर भी देखो
टॉपिक ही देखोगे तो डिफेमेटरी एंड इनक्रिमिनेटरी, ये दो शब्द है ना, ये दो शब्द का मीनिंग अलग अलग है, दोनों में ही तुमको अपमानजनक चीज मिलेगा। जैसे डिफेमेटरी मतलब किसी पे हम लगा दिए, आरोप लगा दिए, तुम पे आरोप लगा दिए कि देखो ये बेकार है बिना आधार का, दैट्स कॉल्ड डिफेमेटरी। और इनक्रिमिनेटरी मतलब जो हम तुम पे आरोप लगा रहे हैं उसमें क्रिमिनल वाला भी वो है, क्रिमिनल वाला भी एलिमेंट है, देखो ये चोर है, ये है, वो है, इस तरह। तो बहुत ही खतरनाक शब्द है कि नहीं है, बताओ तो। यदि हम ऐसा करके किसी को डिफेमेटरी कर रहे हैं, किसी को हम इनक्रिमिनेटरी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जब तक आपके पास एविडेंस ना हो किसी के बारे में, तब तक आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो यही पूरा एविडेंस इसी पे बेस्ड है। देखो आखिर हम लोग क्यों बात कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ स्पीच का, यानी कि स्पंज जो स्पीच किया गया है, जो लोकसभा के रिकॉर्ड्स हटाया गया, आखिर उसके बारे में हम बात क्यों करना चाहते हैं स्टूडेंट। तो देखो क्या हुआ कि कई ऐसे स्पीच होते हैं जो कि स्पीच तुम्हारा अपोजिशन पॉलिटिशियन ने किया है, अपोजिशन पॉलिटिशियन ने इस बार बोला है, हाँ, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद उस चीज़ को एक्सपंज कर दिया गया। लोकसभा के स्पीकर को ही पावर है और राज्यसभा के चेयरमैन को ही पावर है एक्सपंज करने का, निकालने का। यानी कि आने वाला पीढ़ी वो गलत वर्ड को नहीं पढ़ेगा, वो गलत वर्ड नहीं जान पाएगा कि किसी ने गलत वर्ड भी कहा था। हाँ, एक्सपंज मोदी जी का भी स्पीच में हुआ था, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ये एमपी का हो रहा है। इससे पहले 2-3 साल पहले मोदी जी का भी स्पीच को ना एक्सपंज किया गया था। तो बात समझ में आ गया ना। तो देखो ये लोग जो थे अपोजिशन पॉलिटिशियंस थे, ये लोग बात कर रहे थे मोशन ऑफ थैंक्स, यानी कि जो प्रेसिडेंट को जो देते हैं ना, प्रेसिडेंट का एड्रेस के बाद मोशन ऑफ थैंक्स, उस पर डिस्कस हो रहा था, ठीक है, तब हुआ था। अब जानते हो कि मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में संविधान में कहीं नहीं दिया गया है। आज सुबह भी हम यही बता रहे थे, संविधान में कहीं नहीं दिया गया। संविधान में क्या प्रोविजन है कि जब प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा तो एक डिस्कशन होना चाहिए। और ये जो मोशन ऑफ थैंक्स का जो परंपरा है, यानी कि ये भी एक मोशन लगता है, ये जो मोशन ऑफ थैंक्स का जो परंपरा है स्टूडेंट, ये हम लोग ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से लिए हैं, वहाँ के रूल ऑफ हाउस से लिए हैं। तो वही बताया गया है कि कस्टमरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्योंकि संविधान में कहीं पे भी इस तरह का मोशंस का बात नहीं है। संविधान में ये कहा गया है कि दोनों ही जो हाउस है वो केवल डिस्कस करे प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद। तो यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स का कहीं पे जिक्र नहीं है। ये देखो ये प्रैक्टिस है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया था अंडर द रूल्स ऑफ हाउस के हिसाब से, और चूंकि हम उसी सिस्टम को फॉलो करते इसलिए हम भी मोशन ऑफ थैंक्स को लेके आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आ गया ना ये चीज़। और इसमें देखो डिबेट किया जाता है। अब देखो इस रूल्स के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ही रिप्लाई कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट के एड्रेस को, तो इसलिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में तुमको प्राइम मिनिस्टर दिखेंगे। इस बार प्राइम मिनिस्टर आए थे कि नहीं आए थे, है ना, लोकसभा में से भी स्पीच दिए, राज्यसभा से भी स्पीच दिए। और एमपी वहाँ पे जो बैठा रहेगा, एमपी को पूरा पावर है कि वो क्या कर सकता है, जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है उसको क्रिटिसाइज कर सकता है। क्रिटिसाइज तो बिल्कुल अपोजिशन बना ही है क्रिटिसाइज करने के लिए, बट आपका जो क्रिटिसिज्म होना चाहिए वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। जैसे क्लास में तुम लोग बैठे हो और हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम बेकार है, तुम बेकार है तो क्या सोल्यूशन है उसके लिए। जैसे कई लोग होता है ना, मुंह उठा के बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, किसी को भी बोलना पर्याप्त नहीं है। यू हैव टू गिव सोल्यूशन एट द सेम टाइम। यदि आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है आपको। बात समझे ना। तो यही चीज़ है, क्रिटिसिज्म का मतलब यही होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। चलो ये पूरा नहीं हुआ, ये कैसे पूरा होगा, बात समझे। तो वही एमपी लोग क्या किए, क्रिटिकली स्क्रूटिनाइज कर दिए जो परफॉर्मेंस है, और वही जब स्क्रूटिनी कर रहे थे तो गंदा गंदा बात निकल गया मुंह से इन लोग का। तो उसी को एक्सपंज किया गया है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। एक्सपंज करने का पावर किसको है, स्पीकर को है या फिर चेयरमैन को है राज्यसभा का। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। तो देखो अब मेंबर्स को कहाँ से फ्रीडम मिलता है कि वो कुछ भी बोल सकता है हाउस में, तो आर्टिकल 105 से मिलता है, यानी कि 105 से मिलता है। तो जो आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल है 105, इसमें कहा गया है कि जितने भी मेंबर्स हैं उसको पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और पूरा इम्यूनिटी है, उसको कहीं पे घसीटा नहीं जा सकता है किसी भी कोर्ट में। कुछ भी यदि टीका टिप्पणी देता है एक प्रेमाइसिस के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, तो कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है वहाँ पे। क्यों? अरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है भाई, सही बात है ना। पार्लियामेंट का बोला हुआ अंदर का चीज़ है, कैसे बाहर तुम उसको कर सकते हो, नंबर 1। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हाउस का, ये एक तरह से इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। एक प्रिविलेज में आता है कि वो बिल्कुल बात कर सकता है, उसी के लिए तो उसको चुना गया है। बट ध्यान रहे कि सटन
प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो प्रोविजन है उसके दायरे में लेकर बात करना है, ठीक है। और भी जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, हाउस रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से बोलना है। बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दो आप। यदि कोई चीज़ अशब्द लगा स्पीकर को, तो स्पीकर उसके ऊपर फिर लेगा चार्ज। और हम जानते हैं आजम खान का चार्ज हुआ कि नहीं हुआ था, बताओ। यस। तो रूल 380 हमारा जो है लोकसभा का, यानी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो रूल 380 कहा जाता है। और सिमिलर रूल तुम्हारा रूल 261 भी है राज्यसभा का। इसके हिसाब से ये कि पावर है पूरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, यानी कि स्पीकर और चेयरमैन को, कि कोई भी ऐसा डिबेट में जो शब्द अशब्द है, यानी कि शब्द गलत तरीके से बोला गया, तो उसको एक्सपंज कर सकता है, यानी कि रिकॉर्ड बुक से उसको हटा सकता है। यदि वो वर्ड डिफेमेटरी है, यदि वो वर्ड अनपार्लियामेंट्री है, यदि वो वर्ड अनडिग्निफाइड है, यदि वो वर्ड इनडिसेंट है। सभी वर्ड का डिफेमेटरी मतलब क्या, किसी पे आरोप लगा रहे हो। अनपार्लियामेंट्री क्या, कि तुम पार्लियामेंट का मर्यादा है, कुछ भी नहीं बोल सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना, गाली गलौज से बात नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट में, समझ गए ना। अनडिग्निफाइड यानी कि ऐसा वर्ड जो कि पूरा स्टेचर को गिराता है, जो एक मर्यादा को गिराता है, तो ऐसे चीज़ को एक्सपंज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और इनडिसेंट यानी कि गलत चीज़, ये सभी चीज़ को हटा दिया जाएगा। हाँ, एक बार यदि एक्सपंज हो गया, स्पीकर ने यदि स्पीकर या फिर चेयरमैन ने यदि एक बार निकाल दिया, तो वो फिर रिकॉर्ड में नहीं रहेगा, स्टूडेंट समझे ना। और यदि मान लो कि कोई पब्लिश कर देता है उसके बाद भी, क्योंकि ज़्यादा हीरो बनता है ना मीडिया वाला सब, है ना, पब्लिशिंग हाउस सब ज़्यादा हीरो बनता है, तो यदि उसके बाद भी पब्लिश कर दिया तो भाई होगा, फिर उसके ऊपर कार्रवाई लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको माना जाएगा कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस है, यानी कि हाउस का जो प्रिविलेज है उसको ब्रीच किया गया, उसका उल्लंघन किया गया। क्योंकि जानते हो कि प्रिविलेज ऑफ हाउस होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलता है, तो उसके आधार पर उसके ऊपर फिर से बहुत बड़ा वो लिया जाएगा, एक्शंस लिया जाएगा। तो व्हाट अबाउट द मेकिंग एलिगेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। यदि हम कोई एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन मतलब आरोप लगाते हैं, यदि हम कोई आरोप लगाते हैं एमपी और आउटसाइडर के ऊपर, तो उस समय लोकसभा या राज्यसभा किस तरह संज्ञान लेगी। और यदि किसी एमपी पे यदि हम कोई एलिगेशन लगाते हैं तो उस समय का नियम क्या होगा, समझ रहे हो ना। तो पहले हम समझते हैं कि यदि फेलो एमपी, एमपी मतलब क्या है कि जो मिनिस्टर नहीं वो सब एमपी ही है, सही बात है ना। यानी कि बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी में सब तो मिनिस्टर नहीं होगा, वो 15% नियम है तुम्हारा, उसके बाद जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब क्या होगा, एमपीज होगा। तो यदि एमपी के अगेंस्ट कोई चीज़ बोले या फिर आउटसाइडर के अगेंस्ट कुछ बोले, आउटसाइडर मतलब जैसे अडानी हो गया, इसमें अडानी के अगेंस्ट ही तो बोला है, आउटसाइडर अडानी तो मेंबर नहीं है ना लोकसभा राज्यसभा का, तो यदि उसके अगेंस्ट बाहर का आदमी के अगेंस्ट बोले और एमपीज के अगेंस्ट बोले, तो उस समय नियम क्या है देखो, उसके लिए रूल 353 समझना होगा तुमको, ठीक है, ये रूल ऑफ प्रोसीजर है। एमपी इज रिक्वायर्ड टू गिव एडुकेट एडवांस नोटिस, पहले ही आपको नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को, समझे ना। और जो मिनिस्टर को देना होगा, यानी कि आप जैसे मान लो कि लेट से बीजेपी का पूरा टोली है, भरा हुआ है, ठीक है, और किसी एक एमपी को गरियाना चाहता है, एमपी यानी कि वो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शॉर्ट नोटिस देना होगा। और यदि मिनिस्टर को तुम गरियाना चाहते हो तो मिनिस्टर को भी तुम नोटिस दो, कि आपसे अकाउंटेबिलिटी पूछा जाएगा। अब देखो, जैसे ही एडवांस नोटिस मिल गया तो मिनिस्टर कंसर्न विल कंडक्ट एन इंक्वायरी, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर का काम ये होगा कि जो एलिगेशंस लगाया जा रहा है, जो एमपी पे घेरा जाएगा, क्योंकि एक मिनिस्टर का एमपी, बीजेपी का बहुत सारा मिनिस्टर और बहुत सारा एमपी, उस पर आरोप लगा है, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ मिनिस्टर की देखे कि वो सही आरोप है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अनरिसीव्ड ऑफ एडवांस नोटिस द मिनिस्टर कंसर्न विल कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन एंड कम अप विद द फैक्ट्स व्हेन द एमपी मेक्स एलिगेशन इन द हाउस, यानी कि किसी मिनिस्टर पर लग गया है तो पूरा इंक्वायरी करेगा और फिर उसके बाद देखेगा। इट मे बी नोटेड दैट द एलिगेशन विच नेसेसरी एडवांस नोटिस एक्सेट्रा इज अ डिफेमेटरी, हाँ ये ध्यान रखना, ये चीज़ बोला गया कि ये ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट, कि यदि जो स्पीच में डिफेमेटरी वाला एलिमेंट हो, जिस स्पीच में इनक्रिमिनेटरी वाला एलिमेंट हो, उसी स्पीच के लिए ही केवल आपको शॉर्ट नोटिस देना है। यदि कोई आम बात है, यदि कोई नॉर्मल बात है, तो उसके लिए शॉर्ट नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, अब हमने कहा कि अडानी चोर है, लेट्स, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला जा सकता है, ऐसा बोलना गलत बात है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ऐसे कि मान लो कि हमने बोल दिया कि अंबानी चोर है, लेट्स से, या अडानी चोर है, ऐसा मैंने टिप्पणी किया, तो किस आधार पे हम बोल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा डेरिवेटिव हो गया ना शब्द, बिना तथ्य को जाने कैसे हम बोल सकते हैं इस चीज़ को।
तो ये बोला इसके लिए आप तुमने ये चीज़ जान लिया, तुमको पता है कि चलो उसने गलत काम किया इसलिए वो चोर है, तो उसका पहले प्रिपरेशन करो, निकालो, लेखा जोखा लाओ और तुम दो, और उसके बाद तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट किसी भी आउटसाइडर के अगेंस्ट और फेलो एमपी के अगेंस्ट ऐसे कुछ नहीं बोला जा सकता है, यदि वो डिफेमेटरी और इनकमेटरी है तो। बाकी है तो आपको शॉर्ट नोटिस देने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे भी घेर सकते हो। समझ गए, वही चीज़ लिखा गया है। इट मीन्स दैट इफ द एलिगेशन, यदि एलिगेशन डिफेमेटरी और इनकमेटरी नहीं होगा तो ये जो रूल जो कह रहा है कि 353 वाला ये लागू नहीं होगा, आप किसी तरह भी बात कर सकते हो। एंड व्हाट अबाउट द मिनिस्टर, मिनिस्टर के लिए क्या है, क्या मिनिस्टर के लिए कोई रूल है? तो ऐसा मिनिस्टर के लिए रूल ही नहीं है, मिनिस्टर को तुम गरिया सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिनिस्टर अकाउंटेबल है। देखिए ये भी तो खूबसूरती वाला चीज़ है ना कि पार्लियामेंट में इजाज़त है, इसलिए कह रहा है कि जो रूल 353 है ये मिनिस्टर के ऊपर लागू नहीं होगा। मिनिस्टर को तुम बढ़िया से घेर सकते हो, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को लेके, स्पेशली लोकसभा को लेके, तो पूरा एमपी के पास पूरा पावर है कि इसको क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसने जो भी काम किया उसके ऊपर आरोप लगा सकता है, ये ड्यूटी है। और गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी है कि वो सब चीज़ को वो प्रूव करे कि नो ये जो एलिगेशन लगा रहा है गलत बात है। तो आर्टिकल 105 एक तरह से पूरा पावर देता है एमपी को, पूरा फ्रीडम देता है कि वो फेयरलेसली बिना डरे हुए अपने बात को रख सकता है। बट एट द सेम टाइम फेलो एमपी और आउटसाइडर को घेरने का इतना आसान अधिकार नहीं है, क्योंकि हम यदि आउटसाइडर को कुछ बोलते हैं तो इसका उसका स्टेटस में फर्क पड़ेगा उसको। बात समझे ना? अब यदि मान लो कि वो मुजरिम है ही नहीं, कोई खराब किया ही नहीं है, तो उस पर हम आरोप लगा रहे हैं, तो ये लोकसभा का बात तो पूरा दुनिया सुनता है ना, वो भी इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हर जगह ही प्रसारण हो रहा है उस चीज़ का। बात समझ में आ गया ना? बट देखो यही बोल रहा है कि बट मेंबर शुड हैव फैक्चुअल बेसिस ऑफ। अब जो एलिगेशन हम आरोप लगा रहे हैं स्पेशली फेलो एमपीज और आउटसाइडर के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास बेसिस होना चाहिए, आधार होना चाहिए, जो कि प्रोसीजर वहाँ पे देखो प्रोसीजर जो बताया है प्रीवियस स्पीकर्स ने, उसके हिसाब से एमपी क्या करना है, एमपी को कभी भी एलिगेशंस लगाना है तो वो फैक्चुअल बेसिस के साथ है, ऐसे नहीं लगा सकता है। यदि एमपी कंपाइल्स विद द स्टिपुलेशन देन द एलिगेशन विल अलाउड टू रिमोन। हाँ, यदि एमपी पूरी तरीके से वो आया है, पूरा फैक्ट्स के साथ आया है, तो बिल्कुल रिकॉर्ड में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड से हटाने की जरूरत ही नहीं है उसको। एंड ऐसा बहुत सारे इंस्टेंट्स है जहाँ पे एमपी ने मिनिस्टर के अगेंस्ट एलिगेशन लगा है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते, बट आधार गलत रहा है। तो एक एग्जाम्पल देखते 1965 का। सितंबर 2, 1965 को जो प्रकाश वीर शास्त्री एक एमपी थे, तो उस समय इसने पर्सनल एलिगेशन लगाया था हुमायूं कबीर के ऊपर। और हुमायूं कबीर कौन थे उस समय? एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनके ऊपर आरोप लगा था। ठीक है, तो मिनिस्टर ने इस आरोप को नकारा है, बट एमपी ने कहा है कि नो, प्रेस रिपोर्ट में तो ये बात आया था, तो इसलिए हम एलिगेशन लगा रहे हैं। बट उस समय स्पीकर को ये बोलना पड़ा कि जो खाली रिपोर्ट में जो न्यूज़पेपर में छपा उसके आधार पे तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है कि तुम इस तरह का एलिगेशन लगा सकते हो। सही बात है ना? मीडिया में छपा है, मीडिया का तुम पेपर लेके आओगे तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जब तक और भी बहुत तथ्य ना हो तब तक तुम एलिगेशन नहीं लगा सकते हो मिनिस्टर के ऊपर, या फिर तुम किसी एमपीज के ऊपर, या फिर किसी आउटसाइडर के ऊपर। तो न्यूज़ पे वही बोला कि न्यूज़पेपर सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि एक एमपी पे एक मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन इस तरह लगा सकते हो। ठीक है, गलत बात है ये। इसलिए यदि आरोप लगाना है तो आपको पहले से बहुत फर्दर आपको वो करना होगा, फर्दर आपको प्रूव करना होगा, अच्छे से देखना होगा। और यदि एलिगेशन गलत हो जाएगा, तो यदि मान लो कि एलिगेशन तुम लगाए हो, एलिगेशन वो सही नहीं है, तो रिपुटेशन का तो फिर सत्यानाश हो गया। फिर बात समझ गए ना? तो वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे। सेकंड देखो, सेकंड इंस्टेंट है तुम्हारा दिसंबर 21, 1981 को। इसमें क्या हुआ कि लोकसभा में एक एमपी ने एलिगेशन लगा दिया तुम्हारा, जो वीकली मैगजीन छपता है संडे, ठीक है, जो संडे छपा था उसके आधार पे रेलवे मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा दिया था और बोला था कि रेलवे मिनिस्टर और उसके फैमिली लोग ना ये परमानेंट रेलवे कार्ड पासेस है उसका दुरुपयोग करता है। ये इस चीज़ को लेकर बात हुआ, तो उस समय जो ड्यूटी स्पीकर थे चेयर पे, उन्होंने कहा कि नो, जब तक आप पूरा इंक्वायरी नहीं करोगे तब तक ऐसे आप आधार नहीं लगा सकते हो। तो मेंबर को एक्सेप्ट करना है, मेंबर को बहुत अच्छे से पूरा जांच पड़ताल करना है, तब जाके वो एलिगेशन लगाए। ऐसे मुंह उठा के एलिगेशन लगाने का मतलब नहीं है कि एक बस संडे वीकली मैगजीन में छपा और आप उसके आधार पे लगा दिए। समझ गए ना? तो देखो, एक्ट्स ऑफ एक्सपांसन कैन बी ओनली व्हेन दे आर डिफेमेटरी और इनक्यूमेटरी। सही बात है ना?
ये एक्सपेंशन का यानी कि एक्सपंज करने का जो बात है, यानी कि रिकॉर्ड से हटाने का बात है, वो तभी मान्यता होगा जब यदि कोई भी वर्ड्स, कोई भी स्पीच में डिफेमेटरी और इनक्यूमेटरी वाला एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखो केयरफुल अच्छे से पढ़ोगे ना रूल्स ऑफ हाउस को, तो ये कहता है कि जो एक्सपेंशन का जो चीज़ है वो हटाया जाएगा, तभी हटाया जाएगा यदि एलिगेशन तुम्हारा डिफेमेटरी और इनक्यूमेटरी कैरेक्टर का है। पर शर्त ये है कि ये बेसलेस है, तो बिना आधार का है। तो हाँ, यदि आधार का है और तुम्हारे पास बहुत प्रूफ है तो तुम कर सकते हो और रिकॉर्ड में भी रहेगा। देखो सेक्शन 499 आईपीसी का है, उसके हिसाब से यही बोला गया कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट मतलब क्या, आईएएस, आईपीएस, सीएम, पीएम, मिनिस्टर, सब पब्लिक सर्वेंट होगा। बात समझे ना, जितने भी पब्लिक सर्वेंट है जो पब्लिक फंक्शंस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उसको डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। यानी कि उसके अगेंस्ट हम कुछ लगाए, जैसे एक मिनिस्टर के अगेंस्ट, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कुछ हम डिफेमेशन लगाए, तो वो तुम्हारा रूल 353 या रूल 380 के अंदर नहीं आएगा, वो चीज़ वहाँ पे रहेगा। या आप लगा सकते हो डिफेमेशन एक मिनिस्टर के अगेंस्ट लगा सकते हो, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप डिफेमेशन का चार्ज लगा सकते हो, ठीक है ना। बट ध्यान रहे फेलो एमपी और आउटसाइडर के अगेंस्ट नहीं लगाना है। समझ में आ गया ना ये चीज़। तो फाइनल शब्द क्या है स्टूडेंट? फाइनल शब्द यही है कि जो एक्सपेंशन का जो आप चीज़ यूज़ करते हो, पहले तो आपको देख लेना है कि जो स्पीच में डिफेमेटरी और इनक्यूमेटरी स्टेटमेंट है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि सत्ता दल पार्टी क्या करती है कि झूठ मूठ का यदि क्रिटिसाइज भी किया गया तो उसको भी डिफेमेटरी और इनक्यूमेटरी बना के इतना बड़ा बात बवाल कर देती है कि अपोजिशन को और बर्बाद कर देती है। तो ये सब चीज़ का भी देख होना चाहिए। और अभी का स्थिति तो कुछ ऐसा भी है, क्योंकि बीजेपी तो दूध का धोला है नहीं, जो बात है बीजेपी 10 कदम आगे है कांग्रेस से बाबू, ठीक है ना। मतलब उसको रूल करना है तो रूल करना ही है, साम दंड भेद सब कुछ दिखेगा तुमको बीजेपी पार्टी में, समझ गए ना। तो क्रिटिकल कमेंट जो पास करते हैं मेंबर ऑफ एमपी, ठीक है, इसको भी अच्छे से इंश्योर करना चाहिए कि उसको भी अधिकार है, क्योंकि उसको आर्टिकल 105 के अंतर्गत मिला है वो चीज़। पर एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना होगा, इन्हीं कि दोनों चीज़ को बैलेंस करना होगा कि वो बोले तो आधार के साथ बोले, एट द सेम टाइम स्पीकर भी चेक करे, तो ये संज्ञान में लेके चेक करे कि उसका अधिकार था या नहीं था, और वो जो वर्ड है वो एक्सपेंशन के लायक है या नहीं है। कई वर्ड तो सिंपल वर्ड को भी एक्सपांड करके तुम मीडिया में तुल दे दिया तो गलत हो सकता है। बात समझ गए? यू हैव टू बैलेंस, यही तुम्हारा पहला एडिटोरियल है। अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे देखते हैं स्टूडेंट, नो स्ट्रिंग अटैच HADR ऑपरेशन इनहेंसेस इंडियाज स्टेचर। देखो भारत का खासियत यही है, अभी जस्ट मोदी जी बोल रहे थे, अपने NDRF टीम जो लौट के आया है अभी एड्रेस कर रहे थे, जस्ट मैं ऊपर खाना खा रहा था तो मैंने देखा अभी कि मोदी जी बोल रहे थे कि देखो भारत का एक विरासत रहा है वासुदेव कुटुंबकम का, है ना, हम सबको सेवा देते हैं, सही बात है। तो ये एडिटोरियल भी वही है कि कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है। स्ट्रिंग अटैच का मतलब क्या, कोई आधार अटैच नहीं है कि गरीब कंट्री है तभी जाके हेल्प करेंगे, अमीर कंट्री है तभी हेल्प करेंगे, दुश्मन कंट्री है तभी हेल्प करेंगे, फ्रेंडली कंट्री है तभी हेल्प करेंगे। नो, ऐसा कुछ मानदंड है ही नहीं। जहाँ जहाँ दिक्कत होगा वहाँ जाके हेल्प करेंगे। तो नो स्ट्रिंग अटैच का मतलब कोई आधार अटैच नहीं है कि किसको हमको हेल्प करना है, जहाँ दिक्कत है वहाँ जाके हेल्प करेंगे, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम से हम चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आया है, देखो 14 फरवरी का आया है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। अब यहाँ पे देखते क्या है, भारत पहला रिस्पॉन्डर बना है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में। केवल इस बार टर्की और सीरिया का केस नहीं है, हमारा हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। हम बताएंगे, अभी पूरा हिस्ट्री बताया गया है इसमें। देखो इस बार इंडिया का जो क्विक रिस्पॉन्स है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में, यानी कि जो भूकंप आया, आदमी लोग तहस नहस हो गया, उस चीज़ में देखो टर्की और सीरिया में ये भी हमको दिखाता है कि हम 20 साल से कर क्या रहे हैं, लास्ट 2 डिकेड्स हम कर क्या रहे हैं। ये हमारा वो प्रूफ देता है कि यस, हम वर्ल्ड के लिए समर्पण का भाव है हमारे अंदर। इंडिया देखो नेट प्रोवाइडर रहा है डेवलपमेंट असिस्टेंस में, हम जाके बना देते हैं, काम कर देते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ तो हम सबसे फोर फ्रंट में रहते हैं। देखो ना नेपाल का जो अर्थक्वेक आया था 2015 में, उसमें भी इंडिया जाके संभाला था। सुनामी जो आया था यार, सुनामी बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे भी हमने हेल्प किया है। तो ये हमारा है, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से काम किया। देखो यहाँ पे दूसरी बात ये है कि इंडिया जो इमरजेंसी को जो रिस्पॉन्ड करता है उसमें कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, यानी कि फ्रेंडली कंट्री होगा उसी को हम करेंगे हेल्प, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो मदद पड़ेगा उसको जाके हेल्प करेंगे। टर्की पता है, टर्की भारत का एनिमी कंट्री है,
क्या क्या नहीं बोला आर्टिकल 370 को लेके, है ना, जानते हो, कश्मीर को लेके। उसके बाद भी देखो हम पहला कंट्री है जो जाके हेल्प कर दिए, तो सीखना चाहिए भारत से ये चीज़। आगे देखो आखिर क्या रीज़न है स्टूडेंट, कुछ तो बात होगा ना भारत में कि इस लेवल पे हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं इमरजेंसी सिचुएशन को। तो देखो इंडियन एयर फ्लीट, जो इंडियन एयर फ्लीट है, यानी कि हमारे पास जो व्हीकल्स है, उड़ने वाला जो व्हीकल्स है, वो गजब का कैपेबिलिटी रखता है हमारा, और यही कारण है कि हम कहीं पे भी पहुंच जाते हैं उड़ के सेवा देने के लिए। देखो तो एयर पावर ऑफ नेशंस, उसमें मिलिट्री और सिविलियन एसेट्स दोनों को ही क्रेडिट जाता है। एग्जांपल देखो इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट है ना, उसमें देखो कि अलग अलग नाम दिया गया, वो याद करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। 11C-17 ग्लोब मास्टर, 12C-130J सुपर हरक्यूलिस, 8 हमारा IL-76 है, 90 हमारा ऑड N-32 एयरक्राफ्ट है। ये सब जितने भी हमारे पास एयर जो एसेट्स है, इसकी वजह से पॉसिबल है कि हम ट्रांस ओशनिक तक या फिर छोटा जगह तक, यानी कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोना में हम चले जाते हैं मदद करने के लिए, क्योंकि हमारा एयर एसेट बहुत तगड़ा है। सिंपल टर्म समझ गए ना। एट द सेम टाइम ह्यूज सिविलियन एयरलाइनर फ्लीट, हमारे पास बड़ा बड़ा फ्लीट है, हवाई जहाज है, जहाँ पे हम पैसेंजर को ला सकते हैं। जैसे देखो इस बार यूक्रेन में जब अटैक हुआ तो यूक्रेन से बच्चे लोग को लाए कि नहीं लाए, क्यों, सिविलियन एयर फ्लीट था हमारे पास, इसलिए हम लाए हैं। ठीक है, वो भी देखो। उसके बाद देखो इंडिया का गजब का परफॉर्मेंस, अनसंग हीरो सब कुवैत में थे कि नहीं थे हमारे, जहाँ वहाँ से बच्चे लोग को, आदमी लोग को निकाल के लाया, यमन में लेके आया है ना। कोविड के टाइम में भी बहुत सारा इवैक्यूएशन हुआ, कोविड हुआ तो पता चला कि चाइना में कोविड है, तो वहाँ से भी आदमी लोग को लाया गया, है ना। और इस बार देखो ना यूक्रेन से कितना लाया, ऑपरेशन गंगा है। तो देखो ये देखो इंडिया का फायदा यही है स्टूडेंट कि बाहर तुमको ना पता चलेगा कि यू आर इंडियन, अंदर रहोगे तो बाबू मजाक करते रहोगे वो अलग बात है, बाहर तुमको पता चलेगा कि जयशंकर साहब कौन है, मोदी जी कौन है, बहुत सेवा मिलता है। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत हुआ तो एम्बेसी में जाओ, वहाँ बोलो, तुमको बढ़िया से दे देगा, वो बहुत अच्छा सेवा देता है। देखो तो अब ये देखो दो चीज़, एक तो बड़ी बात है कि हमारे पास सिविलियन एयर फ्लीट है प्लस एक्सपीरियंस, दूसरी बात क्या है कि एयर एसेट इतना बड़ा है, तीसरा चीज़ देखो एनडीआरएफ का कैपेबिलिटीज़, ये सब चीज़ को जोड़ दोगे, कम्बिनेशन कर दोगे तीनों चीज़ को, तो इंडिया कैपेबल है ये चीज़ करने के लिए। तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, चलो ये सब चीज़ तो पॉजिटिव चीज़ देख लिए, कंसर्न हमारे लिए स्टूडेंट ये है कि जितना भी तुम एयरक्राफ्ट देख रहे हो, यानी कि जो हमारा एयर फ्लीट एसेट्स, वो सब अधिकतर क्या है, हमारा इंपोर्टेड है। इंडिया के पास यदि कैपेबिलिटी होता है, इंडिया यदि खुद बना लेता तो और ये साख बढ़ जाता हमारा, समझे। तो वही बोला कि इंडिया का अपना इंडिजिनियस प्रोडक्शन नहीं है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये सब बाहर से लाया गया। बस एक ही है तुम्हारा ALH ध्रुव, ये हमारे पास एयरक्राफ्ट है ना, ये ध्रुव वाला जो एयरक्राफ्ट ये हमारा खुद का है, बट ये भी हम इंडिया में बनाए हैं, तो उसका इनपुट को इंपोर्ट करके ही बनाए हैं, जो जो मटेरियल लगता है वो भी इंपोर्ट करके ही लाया गया है। तो ध्रुव तो चलो भारत का है, भारत में बनाया गया, बट उसका जो कंपोनेंट्स है वो बाहर से ही लाया गया है। अब बाकी जितना फ्लीट का बात करोगे तो सब बाहर से ही इंपोर्ट किया। राफेल देखो कहाँ से, फ्रांस से आया कि नहीं आया, इसी तरह। तो ये चीज़ बताया गया स्टूडेंट। हाँ, इसमें क्या है कि देखो ये HRD यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ में, ठीक है, ये हमें इस चीज़ को लेके देखना होगा। कहने का मतलब है कि हमें ना कोशिश करना हो कि एयरक्राफ्ट कंपोनेंट ना और बेस्ट करे, हमारा कंट्री का इंडिजिनियस हो, तो और हमारा ये साख बढ़ेगा। अब देखो इतना ही नहीं, भारत जब आज़ाद हुआ तब से ही हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे हम वर्क कर रहे हैं। देखो 1952 में ही इंडिया ने इंडियन एड मिशन इन नेपाल देना शुरू कर दिया, जो कि बाद में जाके इंडियन कोऑपरेशन मिशन बन गया। यानी कि सबसे पहला असिस्टेंस हमने नेपाल को दिया था जस्ट आज़ादी के बाद 52 में, और वही असिस्टेंस बाद में जाके इंडियन कोऑपरेशन मिशन बन गया। अब यहाँ पे देखो उतना ही नहीं, हम सेलोन को भी, यानी कि अभी का श्रीलंका को भी हमने हेल्प किया था 1957 में, ठीक है, 1978 में भी हेल्प किया हमने, ठीक है, और 1991 में जहाँ पे बांग्लादेश में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मरे थे, तो उस समय भी हमने हेल्प किया था बांग्लादेश को भी। देख रहे हो, श्रीलंका को 2 बार हेल्प कर चुके हो, तब उससे पहले नेपाल को हेल्प कर चुके, फिर बांग्लादेश को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि जो पेपर जो छपता है ब्रुकिंग्स में, ब्रुकिंग्स एक बहुत प्रतिष्ठित तुम्हारा जर्नल है, उसमें कहा गया है कि 2000 से लेकर 2019 तक इंडिया 25 बार अपने नेबरहुड को हेल्प कर चुका है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में। ये बड़ी बात है ना स्टूडेंट, बहुत बड़ी बात है।
आदमी को घर ही नहीं संभलता है। बताओ, हम लोग बाहर भी देख रहे हैं, ये हमारा स्ट्रेचर है। अब देखो, श्रीलंका और मालदीव्स को 2004 के सुनामी के बाद भी हमने हेल्प किया, जहाँ पे इंडिया खुद भी बैडली अफेक्टेड था, पर उसके बाद भी हमने हेल्प किया ये सब कंट्री को। तो ऐसे इस तरह का जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स हमारा भारत का है, ये हमारा स्ट्रेचर और बढ़ाता है। इंडिया का ये दिखाता है कि इंडिया के पास कितना पावर है कि वो अपने नेबर्स को हेल्प कर सकता है, चाहे कि जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होने, कि कोई भी, चाहे ये हमारा कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे नरसिम्हा राव का सरकार हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, उससे मतलब नहीं है। ये हमारा भारत का सोच दिखाता है। समझ गए स्टूडेंट? तो देखो, वी नीड ए प्रोफेशनल एजेंसी। अब देखो, इसमें बहुत अच्छा बोला है कि ठीक है, आखिर ये सब काम तो तुम्हारा वही करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर रहा होता है, बट एट द सेम टाइम हमें एक सेपरेट डेडिकेटेड डिसिप्लिन वाला डिपार्टमेंट चाहिए जो कि यूएस एड की तरह काम कर सके। यूएस एड जानते हो ना, उसका अलग संस्था है, जो कि वर्ल्ड में क्राइसिस होता है तो वो अलग संस्था जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट से अटैच नहीं है। तो सिमिलर इंडिया में, क्योंकि इंडिया को एक्सपीरियंस है और इंडिया अच्छा काम कर रहा है। और दूसरी बात है कि जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसमें बहुत सारे जो स्टाफ है वो अंडर स्टाफ है। अंडर स्टाफ मतलब पर्सनल भरे नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? एक डेडिकेटेड बॉडी बनाना चाहिए। तो वही लिखा गया है। देखो, प्रेजेंट अभी कहोगे तो जितने भी तुम्हारा डेवलपमेंट असिस्टेंट्स और HADR ह्यूमन असिस्टेंट है ना, जो रिस्पॉन्स करता है, वो तुम्हारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। बात समझ में आ रहा है? ये डिपार्टमेंट है, जानते हो ना कि एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही देखता है। और ये 2012 में बनाया गया था, तब से ये डेवलपमेंट असिस्टेंट और HDR का काम करता है। हाँ, इंडिया देखो लाइन ऑफ क्रेडिट भी देता है, यानी कि कोई मान लो कि कोई कंट्री क्षति में आ गया, दिक्कत हो गया, तो उसको थोड़ा सा पैसा भी देगा, और वही लोन कम वाला, यानी कि इंटरेस्ट कम वाला लोन जो होता है वो देता है। ठीक है, ये 2005 में हमने सेटअप किया था ये वाला व्यवस्था। उस व्यवस्था कहते हैं इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम, समझे ना। और देखो, उतना ही नहीं, ये कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग भी देता है। ये प्रोग्राम 1964 में बनाया गया था, जहाँ पे ग्रांट से, लोन से कोशिश किया था कि उसको ठीक करना। तो नीड ऑफ द आवर क्या है कि हमारे पास भी ऑटोनोमस एजेंसी होना चाहिए, जैसे यूएस एड है, जहाँ पे कोई भी मिनिस्ट्री से वो अटैच नहीं है। तो इंडिया को भी वही करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए भारत को कि ऐसे एक एजेंसी बना के जो वर्ल्ड में जो बेस्ट एजेंसी है उसके साथ काम करे, तो उससे और अनुभव बढ़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अंडर स्टाफ्ड है, यानी कि उसमें बहुत सारा पद खाली है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अलग डेडिकेटेड बॉडी बनाएं, समझे। तो वही नीचे लिखा गया है ब्लैक कलर में, देखो कि हमें ऑटोनोमस एजेंसी चाहिए जो कि गवर्नमेंट ड्रिवन एंगेजमेंट से ऊपर जाके काम कर सके, और उसमें प्राइवेट सेक्टर, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी सबके साथ रह के काम कर सके। और ये न्यू एजेंसी जो होगा वो एकदम कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो और अच्छे से काम कर सके, इससे और हमारा साख बढ़ेगा। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो स्टूडेंट, 47 मिडिल क्लास वेलबींग इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। सही बात है ना, मिडिल क्लास बहुत ही फायदे में है। ठीक है, भारत सरकार का ये अपना व्यू पॉइंट है, क्योंकि नीति आयोग का CEO का लिखना है, ये हिंदू पेपर में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। ठीक है, तो ये तुम्हारा किसका है? जो नीति आयोग का जो CEO है उसी का लिखा हुआ ये एडिटोरियल्स। तो देखो ये कहाँ पे विषय आएगा? GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो देखते हैं स्टूडेंट, आखिर क्या बात है ऐसा कि इस तरह नीति आयोग का जो CEO है ऐसा बोल रहे हैं। देखो, भारत में ना स्टूडेंट 30 से लेकर 35% जो आदमी है, आबादी हो, मिडिल क्लास वाले हैं। तो मैंने कहा है तुम लोग को, कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके अंतर्गत हम समझे कि मिडिल क्लास वाले लोग इतना से इतना कमाते, बट कई है ऐसा, कई लोग कहते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि अभी तक मिडिल क्लास का परिभाषा ही नहीं हुआ है, बट कोई लोग कहते हैं कि यदि 5 लाख से तुम्हारा है ना 35-40 लाख तक कह सकते हो, यदि सालाना कमाते तो सब मिडिल क्लास में ही आते हैं। समझ गए? मिडिल क्लास वाले के ऊपर भी टैक्स लगता है, समझ में आ रहा है? तो यही कह सकते हो 5 लाख से लेके तुम 35-40 लाख का रेंज दे सकते हो। ठीक है, ये 25-30 ऐसे होगा, कुछ देख लेना, नेट पे चेक कर लेना तुम लोग, बहुत पहले का इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हो। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है कि भारत में ना मिडिल क्लास जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, वो नेशनल स्टेज पे आ चुका है, यानी कि मिडिल क्लास वाले लोग लीड कर रहा है। बात समझे? कैसे कहोगे? क्योंकि पॉवर्टी लेवल घटा है। जब पॉवर्टी लेवल घटा है तो BPL से ऊपर आएगा तो मिडिल क्लास में वो तुरंत समा जाएगा। अब मिडिल क्लास भी अलग अलग कैटेगरी है, एक BPL से जस्ट उठा हुआ है, एक बीच में है, एक ऊपर है,
और हम जानते हैं कि जब कोविड आया था, जो बीपीएल से थोड़ा उठा था फिर नीचे चला गया ना, वो बहुत सारे लोग गरीब हो गए थे उस समय। तो मिडिल क्लास का भी अलग अलग रेंज होता है, बात समझे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देखो 30 to 35% क्लास कौन है, मिडिल क्लास है। और अभी देखो गरीबी बीपीएल कैटेगरी 16% है इंडिया में। पॉवर्टी लेवल से नीचे वाला क्या है, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1991 में बहुत बड़ा संख्या था बीपीएल कैटेगरी का, और अभी घट के 16% हुआ है। बीपीएल समझ रहे हो ना, हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग सब। हाँ, यदि मैं एब्सोल्यूट नंबर का बात कर लूँ, स्टूडेंट नंबर के हिसाब से बात कर लूँ, तो 1/3 यानी कि 140 करोड़ थे, 140 करोड़ का तुम 1/3 कर लो, 33% कर लो, वो तुम्हारा क्या है, मिडिल क्लास में एंटर कर चुका है। तो अब देखो गवर्नमेंट का जो प्रयास है मिडिल क्लास को उठाने का, लगभग 8 ईयर्स से जब से मोदी जी आए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो हम 4S फ्रेमवर्क से समझ सकते हैं। और वो 4S फ्रेमवर्क क्या है, संपन्नता, सुरक्षित भविष्य, श्रेष्ठ जीवन और सरलता। देख रहा है, ये होता है प्रोग्राम का नाम। कितना खूबसूरती से नाम दिया गया है, संपन्नता, ठीक है ना, सुरक्षित भविष्य, कल हम पढ़ रहे थे, हमको बहुत मजा आ रहा था ये, श्रेष्ठ जीवन एंड सरलता, सब चीज़ को समझेंगे। ये 4 की वजह से ना मोदी जी ने वो कर दिखाया और मिडिल क्लास को ऊपर किया है। तो पहले देखते हैं संपन्नता। देखो, तो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स जो कि वेलबींग ऑफ मिडिल क्लास के लिए देखता है, तो नंबर 1 देखते हैं संपन्नता। कैसे संपन्नता, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिए। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो कोई भी आदमी खरीद के खा सकता है ना। यदि 6% से ऊपर रहेगा तो जानते हो आरबीआई के लिए भी सर दर्द है और सरकार के लिए भी सर दर्द है। तो यहाँ पे समझो कि 2014 से लेकर 2022 तक जो एनुअल इन्फ्लेशन रहा है वो 4.6% रहा है। मैं जैसे, और ठीक ये कंपेरिजन तुम यदि पहले वाला 8 ईयर से करते हो बैक से, तो उस समय 8.7% था। तो ये भी अपने आप में बात है। अब देखो 6 से नीचे रहेगा तो आराम से आदमी खा पी के आराम से वो कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 से ऊपर ना महंगाई बढ़ता है। नंबर 1 देखो। दूसरी बात देखो, विद्यार्थी का जो लोन था, स्टूडेंट लोन का जो प्राइस है वो भी घटा है। 2014 में 14% इंटरेस्ट देना पड़ता था, अभी देखो दिसंबर 2022 में वो 14 से घट के 8% हो गया। तो विद्यार्थी को लोन भी सस्ता मिल रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, समझे ना। अब मिडिल क्लास वाले लोग भी घर बनाने लगे हैं, कार्स लेने लगे हैं, समझे ना, और भी लोन लेने लगे हैं ताकि बच्चे लोग को हायर एजुकेशन के लिए वो शिक्षित कर सके। और ये बात करेक्ट है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता है तुम्हारा कि मिडिल क्लास वाले लोग के लिए देखते हो ना, हाउसिंग वाला स्कीम आया कि नहीं आया, जहाँ पे तुम्हारा घर भी बना है उसी लोन से। इनफैक्ट ये घर भी उस समय इसी लोन से बना था। तो यस, हम कह सकते हैं ये कोई हवाई वाला बात नहीं है, ये करेक्ट बात है। और देखो ये अभी देखो ना, स्टार्टअप के लिए कितना लोन दिया जा रहा है, मुद्रा लोन कितना दिया जा रहा है, इस पर आप सेकंड थॉट नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। उसके बाद देखो जीएसटी की वजह से, देखो अब जीएसटी की वजह से 18 लाख करोड़ का सेविंग हुआ है। क्यों? अरे भाई, जीएसटी आने से पहले कितना टैक्स लगता था, इनडायरेक्ट टैक्स, और टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, कैस्केडिंग टैक्स जिसको बोलते थे, वो सब घटा है। अभी देखो ना, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट आराम से मिल जाता है ना। तो फिर तो बोल रहा है कि जब से जीएसटी शुरू हुआ 2017 से, तब से नेशन का 18 लाख करोड़ सेविंग हुआ है। और एक हाउस होल्ड का, तुम्हारे और मेरे ऐसा घर वाला आदमी का साल में 12,000 रुपया बचा है। नहीं तो कुछ किसी न किसी फॉर्म में टैक्स देना पड़ता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना चाहूँगा, कि मैं ये क्रिटिसाइज करना चाहूँगा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर आप पेट्रोल को भी, इलेक्ट्रिसिटी को भी जीएसटी के धारा में लाइए तो और मिडिल क्लास वाले लोग को फायदा होगा। यहाँ पे समझ गए ना। आगे देखो, 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 38 करोड़ में 12 करोड़ लोगों को जो पीएम मुद्रा योजना का जो बेनिफिट मिला वो सब मिडिल क्लास वाले लोग ही हैं। यानी कि 38 करोड़ को मिला तो उसमें 12 करोड़ आदमी लोग कौन था, मिडिल क्लास वाले लोग थे। देखो फायदा ही फायदा है। और इन लोग को 7 लाख करोड़ का लोन मिला, वो भी कोलेटरल फ्री मिला है, उसके लिए उसको संपत्ति दिखाना नहीं पड़ा। तो ये अपने आप में गौरव का विषय हो सकता है स्टूडेंट। और उतना ही नहीं, देखो 2017-18 में एनपीएस 11% था और वो घट के अभी 2022 और 23 में लगभग 6% हो गया है। तो बैंकिंग सिस्टम तो रोबस्ट है ही। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और है ना बजट में ये बात कर चुके ही है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम रोबस्ट हो गया है। डबल डिजिट से तुम्हारा क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है ना। एनपीएस का प्रॉब्लम खत्म हो गया, जो ट्विन बैलेंस शीट्स का प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो गया है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, तो वो अलग बात है, मगर
बाकी मैकेनिज्म के हिसाब से ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है वो। समझ गए, यही तुम्हारा संपन्नता है। जहाँ पे इन्फ्लेशन इतना कम है, मिडिल क्लास वाले लोग को घर बनाने का व्यवस्था है, कम इंटरेस्ट लगता है, मुद्रा लोन इतना ज़्यादा दिया जा रहा है। होप सो समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, सुरक्षित भविष्य, यानी कि सिक्योरिंग अ हेल्दी फ्यूचर। अब क्या है, देखो एफोर्डेबल हेल्थ केयर। अब देखो पॉकेट एक्सपेंडिचर एक समय में स्टूडेंट 60% था, 55 to 60%, अभी घट के 48 हुआ। तो ठीक है, 10 रुपये तो घटा ना कम से कम। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एफोर्डेबल हेल्थ केयर है, क्वालिटी एजुकेशन, ये तुम्हारा स्पेशली इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस पर तुम सरकार को घेर सकते हो। क्वालिटी एजुकेशन उतना भी नहीं है, बट हो सकता है, अभी आंकड़ा देगा तुम लोग को। एम्स भी बढ़ा है, मेडिकल सीट्स भी बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। हाँ, नीट प्रोग्राम जो नीट का जो एग्ज़ाम है वो अपने आप में क्वालिटी एजुकेशन का एक रिफ्लेक्शंस है। सही बात है ना। तो देखो एफोर्डेबल हेल्थ केयर। अब देखो हेल्थ केयर इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि कोविड के बाद हेल्थ केयर पे खर्च हुआ है। हाँ, एजुकेशन पे उतना खर्च नहीं हुआ जितना हम उम्मीद कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, बेटर आउटकम्स के साथ गवर्नमेंट आया है। एग्जाम्पल देखो, एजुकेशन फ्रंट पे, हायर एजुकेशन फ्रंट पे लगभग 350 न्यू यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश किया गया। 350 यूनिवर्सिटी, सोचो। 15 न्यू एम्स बनाएंगे, 260 वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, लगभग तुम्हारा 78,000 न्यू मेडिकल सीट्स बनाएंगे यूजी और पीजी लेवल के लिए, अंडर ग्रेजुएट और तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। 41 इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो ग्लोबल रैंकिंग में आया है 2023 में, जबकि तुम्हारा 2014 में केवल 9 आया था। 500 का जो निकलता है ना उसमें बोलना है, बहुत 100 में थोड़ी आएगा इंडिया। बात समझ गए। तो इतना है हमारा। तो देखो गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव से स्टूडेंट, इसके वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एक समय बहुत ज़्यादा था, वो भी घटा है ना। और पब्लिक का कितना फ़ायदा हो रहा है, लगभग पब्लिक का 20,000 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है। अब 20,000 करोड़ का फ़ायदा यदि पब्लिक का हो रहा है तो ये पैसा तुम्हारा सरकार दे रही है बैलेंस करने के लिए। पहले कितना 60% तुम्हारा पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर था, यानी कि एक आदमी का तबीयत खराब हो जाता था तो इलाज के लिए वो आदमी अपने ऊपर कम से कम 60 रुपया खर्च कर रहा था। 100 रुपया खर्च हो रहा था तो 60 रुपया खुद खर्च कर रहा था और 40 रुपया सरकार खर्च कर रही थी। अभी वो घट गया है। अभी क्या है तुम्हारा, अभी आदमी 48 रुपीज़ खर्च कर रहा होता है और सरकार 52 रुपीज़ दे रही होती है। सरकार का मतलब स्टेट गवर्नमेंट प्लस योर सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, ये भी सब देखो, ये तो बात सही है ना। जेनेरिक मेडिसिन जानते हो, जो अभी दवाई लेने जाओगे निसी प्लस तो कितना महंगा देगा। जो एलोपैथी वाला जो दवा है वो बहुत महंगा होता है, बट जेनेरिक मेडिसिन में क्या है, उसी चीज़ को बहुत सस्ता में दे देगा तुमको। तो अब जेनेरिक ये जो तुम्हारा ये तुम्हारा जन औषधि केंद्र जो बना है, लगभग 9,000 जन औषधि केंद्र बना है, जहाँ पे तुमको 50 से लेकर 90% तक कम दाम में तुमको मेडिसिन मिल जाएगा। जैसे मान लो कि तुमको 100 रुपया में कोई मेडिसिन मिलता है, अंग्रेजी दवाई तुमको 100 रुपया मिलता है, तो बाबू हो सकता है तुमको 10 रुपया में मिल जाए। वो फायदे है। या हो सकता है 50 रुपये मिल जाए, रेंज देख के 50 से लेकर 90% कम हो सकता है, समझे। और उतना ही नहीं, स्क्रीनिंग भी हो रहा है। 87 करोड़ तुम्हारा फ्री स्क्रीनिंग सेंटर भी है। हाँ, 1.5 लाख आयुष्मान भारत सेंटर भी है। आयुष्मान भारत सेंटर है जहाँ पे 5 लाख का वो दिया जाता है। यस, देख रहे हो ना, सब आता है बाबू। समझ गए। सेकंड वाला श्रेष्ठ जीवन देखो, बेटर लाइफ देखो, क्या श्रेष्ठ जीवन है। 2022 तक भारत में 1.65 लाख किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे बन चुका था और हम सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। ये अपने आप में गर्व का विषय हो सकता है हमारे लिए। उसके बाद देखो, हम लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते चले जा रहे हैं रोड पे, ब्रिजेस पे, और इस बार तुमको प्रमाण मिलता है, इस बार 10 लाख करोड़ दे दिए हम, रेलवे के लिए दे दिया, हाईवे के लिए दे दिया, बहुत दिए कि नहीं दिए। तो देखो वही चीज़ है। और इसे लगभग हमने 15.6 लाख करोड़ खर्च किया है, कहाँ पे, रोड और ब्रिजेस के ऊपर। अब देखो इंडिया में मेट्रो कनेक्टिविटी तुम्हारा 20 सिटीज़ में है, तो भर तो रहे हैं हम लोग। हाँ, अब डिस्पाइट बीइंग अ लेट एंट्रेंट, हालांकि हमारा लेट एंट्री हुआ डिजिटल में भी, उसमें भी हम आगे निकल गए। सही बात है ना। सबसे सस्ता बाबू इंटरनेट भारत यूज़ कर रहा है, सबसे सस्ता। इसलिए ना हम लोग कहीं पे भी ट्रैक कर देते हैं, कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं बैठ के। ये गर्व का विषय होना चाहिए। और सब ज़रा कंज्यूम भी भारत में ही होता है। एंट्री लेट हुआ, 5G का कोई आता पता नहीं है, फिर भी सब ज़रा कंज्यूम हो रहा है। तो देखो वही चीज़ बताया गया है कि इंडिया का हाईएस्ट पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंजम्पशन रेट है, यानी कि एक आदमी जो सब ज़रा कंज्यूम करता है वो भारत में ही कंज्यूम कर रहा होता है, समझे। और लोएस्ट कॉस्ट है डेटा पर जीपी। एक जीपी का जो डेटा का दाम होता है वो सबसे कम भारत में ही होता है।
नियरली 80% हमारा 120 करोड़ मोबाइल फ़ोन में 80% जो लोग यूजर्स हैं, ठीक है, यानी कि 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स जो है वो आने वाले समय में 5G कनेक्टिविटी उसको मिल जाएगा और ये चीज़ तुम्हारा इस ईयर तक हो जाएगा, 2023 तक हो जाएगा या 24 के फर्स्ट हाफ में हो जाएगा ये चीज़। तो कितना फ़ायदा होगा, क्यों? अब यदि ऐसा होता है 1 साल के अंदर तो इंडिया तो बेस्ट माना जाएगा 5G के हिसाब से देखा जाए तो। अब 5G के लिए नेटवर्क बिछा ही रहा है, रिलायंस बिठा रहा है ना जी, उसके बाद फिर एयरटेल भी बोल रहा है कि हम दूसरी जगह से ला के बिठाएंगे, यानी कि हम 4G को ही अपग्रेड करके 5G बनाएंगे। बट रिलायंस जियो क्या बोला कि ऑल टुगेदर न्यू होगा, समझ गए ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस विल प्रोवाइड ट्रेमेंडस बेनिफिट। इसका फ़ायदा क्या होगा? इस लेवल पे डिजिटल कनेक्टिविटी है स्टूडेंट तो ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत फायदा होगा, टेलीमेडिसिन को फायदा होगा। यहाँ बैठ के तुम्हारा हो रहा है चेक हो रहा है, टेलीमेडिसिन नहीं होता है, यहाँ बैठे हो टेलीमेट्री सिस्टम से तुम्हारा चेक रेक हो रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट सर्विस तुम्हारा जो गवर्नेंस पैटर्न है वो भी और बेटर हो जाएगा, तो उसमें भी करप्शन वाला चीज़ घट जाएगा। जितना हमारा ऑनलाइन हो उतना फ़ायदा है स्टूडेंट। और देखो ना, यहाँ बताया गया है कि अभी पावर हमारे भारत में ऑन एन एवरेज 22 घंटा रहता है, जबकि 2015 में 12.5 घंटा रहता था। हाँ, बिजली तो बढ़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखो, बिजली पे मोदी गवर्नमेंट बहुत तगड़ा काम किया है, इसीलिए ना कल का जो पढ़ाए थे, शाम को पढ़ाए थे तो बोले थे ना कि अब सरकार नहीं देना चाहती है केरोसिन पे सब्सिडी। अब सरकार तुम्हारा केरोसिन क्यों, अब केरोसिन देने क्या कि जब तो हर विलेज तुम्हारा इलेक्ट्रीफाइड हो ही गया तो केरोसिन पे सब्सिडी देने की क्या जरूरत था? कल बताए थे ना सब्सिडी क्यों काटा था। अब यहाँ पे देखो, सरलता मतलब क्या कि हेजल फ्री एग्जिस्टेंस, आराम से रहो ना, एकदम आसानी से काम कर लो, डेट सरलता। जैसे एग्जांपल देखो, इंडिया का जो कैशलेस डिजिटल ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट, अपने आप में बेस्ट है। कहीं भी आता है मुंह उठा के मोबाइल फोन ऐसे दिखाया जाता है, बोलता पकौड़ी चाहिए हमको। कैसे हो रहा है? यूपीआई की वजह से हमारा यूपीआई बहुत सक्सेसफुल है। वर्ल्ड में चर्चा होता है कि भारत की तरह क्यों नहीं हम बन सकते हैं, और ये करेक्ट बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मोदी जी का हम वो बोल रहे हैं। बाहर बहुत अपलोड होता है, बाहर के मैगजीन में भी बहुत अपलोड होता है। ये समझो कि इंडिया का जो कैशलेस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है वो अपने आप में बेस्ट है वर्ल्ड का। यूपीआई देखो, अभी जितने भी 2021-22 में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, 65% जो ट्रांजैक्शन स्टूडेंट यूपीआई के थ्रू ही हुआ है। देखो 7,000 लगभग करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितना ज़्यादा है। 140 मिलियन यूजर्स यानी कि 14 करोड़ आदमी डिजी लॉकर का यूज़ कर रहे हैं अपने सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के लिए। अब वो पेपर नहीं दे रहे हैं, बोले कि डिजी लॉकर से चेक कर लीजिए, समझे ना। लगभग 7 करोड़ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा यही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स को दिखा रहे हैं। वो डिजिटलाइजेशन हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड एम्ब्रेस्ड बाय द, और देखो सरकार ने तो पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाने का बात किया ही है, और एट द सेम टाइम मिडिल क्लास वाले लोग भी उतना ही अच्छे से उसको अडॉप्ट कर लिए हैं। सही बात है, इसीलिए बोलता हूँ कि देखो अब ऐसा कुछ नहीं रहा स्टूडेंट, मिडिल क्लास वाला लोग और ऊपर वाला, कि तुमको डिफरेंस नजर आ रहा है। मिडिल क्लास वाला लोग भी कपड़ा अच्छा ही पहन रहा है, उसका भी खाने का स्टैंडर्ड तगड़ा ही है, ठीक है ना। वो भी हर कुछ जानता है जो ऊपर वाला लोग जानता है, ऐसा कुछ सेग्रीगेशन नहीं है। अब नहीं है, अब तुम देख के नहीं बोल सकते कि बहुत रिच आदमी है। अरे वो सब तुम भोग चुका है या भोग रहा है उस चीज़ को, अब वो सब जानते हो। जैसे एग्जाम्पल मैं एक बोलता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल समझो। जैसे एग्जाम्पल देखो, चलो कि एक कुछ एसेट्स मानते हैं जो कि तुम्हारे पास नहीं है। जैसे लेट से अभी क्लास के हिसाब से चलो डिजिटल बोर्ड लेते हैं। डिजिटल बोर्ड, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास मोबाइल, बहुत सारा मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास वाईफाई है, हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा चीज़ें। चलो एसी भी है लेट से, और हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ना आया। एक टाइम था कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन था तो वो अमीर आदमी हो गया। जैसे मान लो कि गाड़ी नहीं है मेरे पास, 4 पहिया नहीं है तो फिर भी हम है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई हो जाएगा तो इसका मतलब उसका स्टेटस बढ़ने वाला नहीं है। तो ये जो सेंस ऑफ प्राइड है, ये बड़ी बात है, ये मिडिल क्लास के बालक के पास है, आ गया है, और उसको अब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पीछे रह गए, उसको लग रहा है कि हम बराबर ही हैं। तो ये सेंस ऑफ प्राइड भी होना बहुत जरूरी है लोगों के बीच में, अदरवाइज आपको फिर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी वाला चीज लगेगा। जैसे फिर एग्जाम्पल गरीब के साथ कल्पना करके देखो, फिर तुम ही है और तुम जाओ गांव सब में, तब तुमको डिफरेंस नजर आएगा फिर। बट मिडिल क्लास वाला लोग अपर क्लास के बीच में डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ एसेस ऑफ रिसोर्सेस। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट। तो वही वहां पे बताया गया, देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि वाइल इंडियाज डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विस टू द पोर, जिस तरह भारत ने अपने पोर को दिया है, गरीब लोग को दिया है सर्विस,
और वल्नरेबल को दिया, ये अपने आप में एक सम्मानजनक चीज़ है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कमिटेड है कि मिडिल क्लास का प्रॉस्पेरिटी बढ़े। बात समझे? और ये प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल टू द वर्ल्ड, और ये एक तरह से दुनिया के लिए भी एक मॉडल हो सकता है कैसे मिडिल क्लास को बढ़ाया जाए। ऐसा कौन कहते हैं? नीति आयोग के CEO। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, क्योंकि पॉलिसी था तो बताना तो पड़ेगा स्टूडेंट हमको। यहाँ पे देखो 48 GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, different types of irrigation and irrigation system storage, transport and marketing of agriculture produce and issues and related constraint e-technology in the aids of farmers। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 15 Feb को, समझ गए ना? तो ज़्यादा पुराना नहीं है स्टूडेंट। इसमें समझो क्या है मैटर, क्या है। देखो एक समय था जहाँ पे ज्वार, रागी और बाजरा खूब खाते थे, दबा के खाते थे हम लोग। अभी का स्थिति देखो, अभी चावल दबा के खाते हैं, अभी रोटी दबा के खाते हैं। नहीं सुनी हो ना? देखो ये विडम्बना है, विडम्बना है ये कंट्री का। एक टाइम में ना, एक टाइम में अभी तो गरीब कोई नहीं है, उस समय गरीब के बर्तन में ना, गरीब के बर्तन में तुमको रागी और ज्वार मिल जाता था। देखो लिखा गया है ना, मरुआ सब तो सब खाता। हाँ देखो ये बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस है और इंडिया ने इस पे लीड किया है, मगर कंजम्पशन उतना नहीं हो पा रहा है। अभी वही लोग कंज्यूम करें जो हेल्थ कॉन्शियस है। तुम्हारे ऐसा मेरे ऐसा आदमी जो तोड़ निकाल के बैठा हुआ, वो उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे खुद को गड़िया रहे बाबू और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे नेग्लेक्ट ऑफ मिलेट्स स्टार्टेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे ही हरित क्रांति शुरू हुआ तब से मिलेट्स को हमने क्या किया, नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। उससे पहले बहुत खतरनाक था मिलेट्स का हमारा कंजम्पशन। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, बताओ तो स्टूडेंट ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 60s के अंतिम में, कह सकते हैं 70s में पूरा, 68-69 के टाइम में हुआ, 70s में फ्लरिश हुआ है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया स्टूडेंट, देखो मिलेट जो स्टेबल फूड हुआ करता था कम्युनिटीज़ के लिए भारत में, वो घट गया। वो देखो उस समय 25% हुआ करता था अर्ली 1970s में, बट जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रकोप बढ़ा वो घट गया, बहुत नीचे चला गया। अब कितना नीचे चला गया तो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो देखो हाउएवर जो ग्रीन रेवोल्यूशन का टेक्नोलॉजी, जो पॉलिसी, इन्वायरमेंट जो लाया, उसकी वजह से राइस और व्हीट एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बन के निकले हैं, कंपिटिटर बन के रखे हैं, और मिलेट्स तुम्हारा पीछे चला गया। क्योंकि जानते हो हरित क्रांति के बाद यही दो चीज़ बहुत आगे बढ़ा है। तो इसके वजह से मिलेट्स निगलेक्ट कर दिए गए और मिलेट्स डिक्लाइन हो गया पूरी तरीके से, चाहे वो कंजम्पशन पैटर्न में कहो या फिर तुम एक्रिएज में कहो, यानी कि क्रॉप अंडर कल्टीवेशन, वो भी एरिया अंडर कल्टीवेशन, वो भी कम हो गया। समझे? कंज्यूमर बायस देखो, उसके बाद देखो अब दूसरी बात है कि कंज्यूमर बायस यानी कि मिलेट्स खाना नहीं चाहता है कंज्यूमर भी, तुम्हारे जैसा मेरे साथ में खाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि राइस और व्हीट ही तुम्हारा सुपीरियर क्वालिटी का है, तो उस पर ध्यान देता है वो लोग। और बड़ी बात है कि वो और मिलेट्स को लगता है कि इन्फीरियर है ये, है ना, हाँ कोर्स है। देखो खाने का बाबू नियम यही कि जो टेस्ट खराब है वो खतरनाक होता है खाना, और जो टेस्टी होता है वो खाना खराब होता है। जैसे एग्जांपल देखो, मेरा भी आदत बहुत ख़राब है, हमको पसंद होता है ये चाउमीन, नूडल्स, बाहर के है ना, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब चीज़। तो सब कोई लाभ नहीं है बॉडी में, खा तो लेते हैं, हर समय ढूंढते कहाँ मिलेगा चाउमीन, कहाँ मिलेगा मोमोज सब, ठीक है ना, मैं उसका कोई लाभ नहीं है, खा तो लोगे थोड़ी देर में, बोले रोटी ही ठीक। जैसे गौर करना, रेस्टोरेंट ऐसा चीज़ है जो मैं पर्सनली जो एक्सपीरियंस करता हूँ, दबा के खाता हूँ रेस्टोरेंट सब में, मगर खाने के बाद आके घर में रिग्रेट करता हूँ। क्यों? विनेगर दुनिया भर का डाल देता है उसके अंदर, विनेगर डाल देगा, जानता है ना, दिमाग खराब हो जाता है थोड़ी देर में, वही गंदा टेस्ट रहेगा मुंह के अंदर। तो हेल्दी फूड तो है ही नहीं रेस्टोरेंट सबका, या मोमोज चाउमीन ये कभी हेल्दी फूड है ही नहीं, पर उसके बाद भी हमारा मुंह पकड़ लिया उस चीज़ को, और हमारा मुंह मतलब अभी जो जैसे भी जितने भी लोग हैं। और वहीं पे देखो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे वो किसी तरह रोटी खा रहे होंगे, बॉइल्ड फ्रूट खा रहे होंगे, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस है। आखिर लगता है वही सब चीज़ है। रात को बाबू 2 रोटी 3 रोटी खा के सो ना, मगन रहोगे, मस्त में रहोगे, भले ही तुमको उस समय तकलीफ हुआ है। मैं अपने कॉन्टेक्ट से बोल रहा हूँ, हमको बहुत तकलीफ होता है रोटी खाने में रात को, मगर तुम मैगी खा लिया, मैगी खा के सो जाओ, अचपच हो जाएगा शरीर तुम्हारा, जो कि हमारा लगभग होता ही होता है।
तो समझ रहे हो ना, ये अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है, बट उस चीज़ को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि मिलेट्स को हमने इन्फीरियर सीरियल्स बता दिया है ना। तो उसके बाद देखो मिलेट का जो शेयर है स्टूडेंट डिक्लाइन हो गया। बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में 25% था, अभी देखो ये हालत खराब हो गया 6% है। बताओ, कई लोग तो जानता भी नहीं है मिलेट्स के बारे में। तो ये स्थिति है कंट्री में। बात समझ में आ गया ना। यदि पर कैपिटा बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो स्थिति तो इतना खराब हुआ है 5 डिकेड में। देखो 35 kg पर ईयर था, यानी कि एक आदमी जो कंज्यूम कर रहा था एक साल में 35 kg एक साल में, वो घट के कितना हो गया 13 kg हो गया स्टूडेंट। तो कंजम्पशन देख रहे हो ना, पर कैपिटा कंजम्पशन वो भी घटा है। और ओवरऑल भी देखो कहाँ 25% थे, वो भी घट के तुम्हारा कितना परसेंटेज हो गया, 6% हो गया। अब आगे देखो तो वेरियस एस्पेक्ट कंसर्निंग मिलेट, मिलेट्स के आसपास का एरिया सब देखो। मिलेट देखो इंडस वैली पीपल भी कंज्यूम करते थे, इतना पुराना विरासत है। देखो ग्लोबली कहोगे तो सरगम जो तुम्हारा है ग्लोबली लार्जेस्ट मिल क्रॉप है। हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे तो बाजरा है हमारा। वर्ल्ड में सब जगह जो मिलेट्स उगता है उसका नाम है सरगम, बट भारत में सब जगह बाजरा है। समझ गए। जैसे 18-19 में देखो 3 मिलेट क्रॉप्स, हमारा एग्जाम्पल देखो इंडिया का, बाजरा कितना है 3.67% है, ज्वार तुम्हारा 2.13% और रागी 0.48%। और कंट्री का यदि हम एक्रिएज ले क्रॉप अंडर कल्टीवेशन तो केवल 7% ही ऑक्युपाई कर रहा था लैंड में, जबकि बाकी सब तुम्हारा व्हीट राइस सब कर रहा है। बात समझ गए। अब इसमें देखो ये थर्ड में तुमको बताएगा कि कितना फायदेमंद है मिलेट्स। एग्जाम्पल देखो जो आयरन कंटेंट है, यानी कि 100 ग्राम तुम ग्रेन खाया बाजरा का तो उसमें 6.40 mg तुम्हारा क्या है आयरन उसमें है। रागी में 4.6 है, जबकि व्हीट को खाया तो चलो व्हीट में तुम्हारा मिला चलो 4 mg मिला, बट राइस में तो 0.65 है। राइस में तो बहुत आयरन बहुत कम है आयरन, देख रहे हो वहाँ पे आयरन बहुत कम है, वहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। बट व्हीट में देखो, व्हीट में तो 4 mg है, चलो व्हीट का ठीक है। तो अब ये भी जानते हो कि 50% तुम्हारा जो प्रेग्नेंट वुमेन है और 67 चिल्ड्रन है वो एनीमिया से प्रॉब्लम में है। एनीमिया प्रॉब्लम मतलब क्या, आयरन का कमी। इसको ठीक से यदि ज्वार रागी खिला दिया जाए तो ठीक तो हो जाएगा प्रॉब्लम। बात समझे, इसलिए लिखा गया है। देखो साइंटिफिक एविडेंस भी है कि मिलेट्स खाने से आयरन डिफिशियंसी वाला जो प्रॉब्लम है एनीमिया सब घटता है, ठीक है। जो तुम्हारा टाइप 2 डायबिटीज है वो भी घटता है। बीएमआई का जो प्रॉब्लम है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि हाइट आपका वेट और हाइट का जो कम्बिनेशन होना चाहिए बीएमआई, बात समझे, वो भी ठीक कर देता है। ओबेसिटी मतलब जहाँ खा के हम बैठे हुए हैं वो भी ठीक हो जाता है। कैल्शियम डिफिशियंसी, सब चीज़ को ठीक कर देता है मिलेट्स, इतना पावरफुल चीज़ है। आगे देखो, हम देखो ये भी एविडेंस है कि इंडस वैली पीपल भी ये कंज्यूम करते थे और अलग अलग वेराइटीज़ में उस समय लाया जाता था। इंडिया फर्स्ट है वर्ल्ड में जो कल्टीवेट किया है ये, इसको ऐसा प्रमाण मिला है। मिलेट्स को देखो हमने 2018 में है ना डिक्लेयर किया कि न्यूट्री सीरियल्स, और उसी ईयर देखो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मनाया गया था, 2018 में मनाया गया था, समझे नहीं। उसके बाद देखो भारत ने बहुत प्रयास किया मिलेट्स को वर्ल्ड लेवल तक ले जाने के लिए, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये बात तय हुआ कि 2023 तुम्हारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। और ये साल क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है कि नहीं है। बजट में भी आया था ना ये चीज़, बजट और इकोनॉमिक सर्वे में। देखो भारत का प्रयास इस लेवल पे है। एनएसएसओ का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे देखोगे स्टूडेंट, तो उसमें तुमको पता चलेगा कि 25% जो बॉटम हाउस होल्ड है यानी गरीब वाला लोग सब है वो भी बहुत कम कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 1.5 kg मंथ पर, विच वॉज द हाइस्ट अमंग ऑल द एक्सपेंडिचर क्लासेस इन। अब देखो बाई 2011-12 इट डिक्लाइन, यानी कि उस समय 25% वाले जो लोग थे उसमें ना लगभग तुम्हारा क्या है, हाँ 1.5 कह सकते हो 1.6 kg पर मिलेट पर मंथ खाते थे ये लोग 1993 में, 1993 और 1994 में। वो घट के स्टूडेंट 1.6 kg मिलेट पर मंथ घट के तुम्हारा कितना हो गया 0.27 kg हो गया, यानी कि जो गरीब आदमी लोग थे उसका भी कंजम्पशन कम हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो सिंपली यदि कहा जाए तो कंजम्पशन ऑफ मिलेट शिफ्टेड फ्रॉम, देखो जो गरीब आदमी के का भोजन हुआ करता था एक टाइम, लो इनकम हाउस होल्ड का हुआ करता था, अब वो मिडिल इनकम में आ गया, यानी कि मिडिल क्लास वाले लोग खा रहे हैं। तो बोलोगे मिडिल क्लास वाले कहाँ खा रहे हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग हैं वो खा रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस वाले थोड़ा दिमाग वाले होते हो तो मिडिल क्लास में आ जाते हैं वो सब। तो जो हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग जिसको पता है कि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ है वो खा रहे थे, इसलिए वो जो भले प्लेट जो गरीब आदमी के सामने था वो प्लेट शिफ्ट हो गया मिडिल क्लास पर जो कि हेल्थ कॉन्शियस है, समझ गए। एट द सेम टाइम एवरेज मिलेट इनटेक इन द कंट्री इज स्टिल डिक्लाइनिंग, मगर पर पर्सन के हिसाब से कहे तो अभी भी घट ही रहा है स्टूडेंट, समझ गए ना। तो देखो बजट 2023 और 24 का इसमें भी रेस्पेक्ट दिया गया है मिलेट्स को, मिलेट्स को डेजिग्नेशन दिया गया, श्री अन्ना कहा गया है, श्री अन्ना।
और सब भोजन किए हैं बैठ के, बताए थे ना स्पीकर लोग बैठ के वहाँ पे, ओम बिरला साहब है ना, धनखड़ साहब, मोदी जी, 4-5 जो डिग्निटरी है सब बैठ के श्री अन्न खाएंगे ताकि प्रचार हो। देखो इसने अनाउंस किया, इस बजट में अनाउंस हुआ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में आएगा, वहाँ पे मिलेट पे वर्क होगा। हाँ देखो, राइस और व्हीट में क्या है कि टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आ गया उस समय प्रयास की वजह से, क्योंकि जो तुम्हारा नॉरेन बोरो जो थे वो तो दे दिए इंडिया को, और MS स्वामीनाथन इस चीज़ को बहुत आगे निकाल दिया। तो अब यदि इस पर लाना है कुछ रिसर्च तो भारत को खुद प्रयास करना पड़ेगा, भारत को खुद करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। देखो उसके लिए बोला गया कि टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू तो तुम्हारा आ गया था उस समय राइस और व्हीट में कोलैबोरेशन से, ठीक है। बट यदि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना चाहता है मिलेट्स में तो ये पूरा हमारे कंट्री पे निर्भर करता है, हमारा कंट्री को अकेला करना पड़ेगा। इसके लिए लगभग 40% जो मिलेट्स है अदर दैन सरगम को छोड़ दो तो भारत में ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि भारत में सरगम प्रोड्यूस नहीं होता है, होता भी तो बहुत कम है। वर्ल्ड में क्या है? सरगम ज़्यादा है। बस सरगम को हटा दोगे तो 40% तुम्हारा क्या है? भारत में ही प्रोड्यूस होता है, और 44% तुम्हारा अफ्रीकन कंटिनेंट में होता है। तो यानी कि वर्ल्ड का मिलेट्स पे देखोगे तो दो ही तुम्हारा ब्लॉक का सबसे बड़ा रोल है, एक अफ्रीकन ब्लॉक का और एक कंट्री में इंडिया कंट्री का। समझ गए ना? और इसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उतना साधन नहीं है, तो कोलैबोरेटिव एफर्ट करना होगा। तो देखो क्या करना है स्टूडेंट, हमें डेवलपिंग मिलेट्स वैल्यू चेन इज द अर्जेंट नीड ऑफ द आवर। तो हमें वैल्यू चेन सिस्टम बनाना होगा मिलेट्स में, समझे। मिलेट्स को देखो, अब मिलेट्स में थोड़ा सा दिक्कत तो है, मिलेट को प्रोसेसिंग चाहिए, यूज़ करने से पहले प्रोसेसिंग करना पड़ता है बहुत सारा, तो प्रोसेसिंग में पैसा खर्च होगा, मैटर कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है। इसलिए मिलेट स्पेसिफिक मशीन्स होने चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, वो लार्ज लेवल पे बनना चाहिए, तब जाके हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाएंगे। नंबर 1, प्रोड्यूसर जितने भी मिलेट्स यानी कि एग्रीकल्चर फार्मर जो मिलेट्स को उगाना चाहते हैं, जो फार्म करना चाहते हैं, उसको लिंक करो, एम्पावर्ड करो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ताकि उसको फ़ायदा मिले, बार्गेनिंग मिले, बात समझे ना, उसको बेटर प्राइस मिले मिलेट्स को लेके मार्केट में। तो ये सब चीज़ हमें करना होगा, और कोशिश करना होगा कि मिलेट प्रोड्यूसर को हम ज़्यादा वैल्यू चेन सिस्टम में जोड़ सके, तब जाके मिलेट्स में गजब का क्रांति आ सकता है। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट? खत्म।